So with the help of Ohm's law, we got the idea of resistance. Now we understand what is the relationship between potential difference, the current and the resistance. Potential difference is the work done to move a charge across a circuit. The current is the rate of flow of charge Q upon T, and resistance is basically the tendency of the wire, tendency of the conductor to oppose the flow of charge. ठीक है, और उनके बीच में रिलेशन क्या हो गया, V इक्वल टू आई आर. हमने सीखा ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई आर, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, so V इक्वल टू आई आर, where R इक्वल टू V अपॉन I. Ohm is the unit for SI unit for resistance. So today we will discuss about a very important topic, that is what are the factors affecting resistance. Factors affecting resistance. रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे. यहाँ से एक न्यूमेरिकल ज़रूर आता है एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप ध्यान से समझें. नंबर 1, आर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, लेंथ ऑफ द वायर. यानी जितना लंबा वायर होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, है ना. जितना ज़्यादा वायर जितना लंबा वायर उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस. दूसरा, R is inversely proportional to area of cross section. A is area of cross section. क्रॉस सेक्शन मतलब जैसे कोई वायर है, हम वायर को बड़ा करके देख रहे हैं, सिलेंड्रिकल शेप है उसका, तो ये जो एरिया है, दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ठीक है. अब किसी भी सिलेंडर का ये वाला जो पोर्शन होता है ये सर्कुलर होता है, तो एरिया इज पाई आर स्क्वायर. रेडियस आर इज रेडियस ऑफ द सर्कुलर पार्ट ऑफ दिस सिलेंडर. इन दोनों बातों को अगर मिला लें तो हम कह सकते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A. और इसके लिए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है रो. R इज इक्वल टू रो L अपॉन A. इसको हम क्या बोल रहे हैं, रो. RHO, रो. दिस रो इज proportionality constant for this relation. R is directly proportional to L upon A, and this is known as resistivity. Now what is resistivity? अगर हम इस फॉर्मूला से देखें तो रो इक्वल टू R इंटू A अपॉन L. ऐसा ही हो जाएगा ना. ये A यहाँ चले गया और L नीचे आ गया. मतलब इफ आई से दैट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 स्क्वायर मीटर, लेंथ ऑफ द वायर इज 1 मीटर, देन रो इज इक्वल टू R. सो कैन आई से दैट द रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर इज इक्वल टू its resistance, rho equal to R, if the length of the wire is 1 meter and area of cross section is 1 square meter. ऐसा बोल सकते हैं, है ना. तो हम बोल सकते हैं कि resistivity can be defined as the resistance of a wire of unit length with unit area of cross section. ये तो हमारे फॉर्मूला से निकली हुई एक डेफिनेशन हो गई जो हमने बना ली. बट what we understand by रेजिस्टिविटी बात का मतलब क्या हुआ. रेजिस्टिविटी का मतलब ये हुआ कि जो मटेरियल है जिससे मिलके हमारा वायर बना है,
जैसे कॉपर इज द मटेरियल, कॉपर इज मेटल, सिल्वर इज अ मेटल, एल्यूमिनियम है, नाइक्रोम है, कॉन्स्टेंटन है, जो भी आपका मटेरियल है जिससे आप वायर बना सकते हो, वायर बनाते हो, उसकी टेंडेंसी टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज कैन बी कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी, है ना। दिस इज नॉट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस इज द टेंडेंसी ऑफ द वायर टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। उसके लिए तो हम देख रहे हैं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ से, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से अफेक्ट होता है, लेकिन मटेरियल जो है उसकी अपनी टेंडेंसी है, कॉपर की अपनी टेंडेंसी है, दैट इज शोन बाय इट्स वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी के लिए यूनिट क्या निकलेगी? अगर आप देखो रो इक्वल टू R इंटू A अपॉन L, इसको हम यूनिट निकालें तो हम ऐसा बोल सकते हैं, R की जगह पे मैं ओम लिख दूं, A की जगह मीटर स्क्वायर लिख दूं और L की जगह मीटर लिख दूं, तो मीटर स्क्वायर मतलब मीटर इंटू मीटर, रो इंटू मीटर अपॉन मीटर, A मीटर से मीटर हटा दें तो ओम मीटर, तो ऐसा ही यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। अब हम कॉपर को यूज करते हैं एज द ट्रांसमिशन वायर, उसका रो का वैल्यू जो है, रेजिस्टिविटी का वैल्यू है, दैट इज 1.62 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। दिस इज फॉर कॉपर। फॉर सिल्वर, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसका इससे भी स्लाइटली लोअर साइड पर रेजिस्टिविटी है, ओम मीटर। आपके पास में एक, आपने अपनी बुक में देखा होगा, दिखाता हूं आपको, देयर इज अ टेबल गिवन with the values of this resistivity, electrical resistivity of some substances at 20 degrees Celsius. Silver 1.60 into 10 to the power -8, copper 1.62 into 10 to the power -8, aluminium 2.63 into 10 to the power -8, tungsten 5.20 into 10 to the power -8। यहाँ पे alloys, ये तो हमको दिख रहे हैं सब metals हैं, है ना, conductors, silver, copper, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, निकल, आयरन, क्रोमियम, मर्क्यूरी एंड मैंगनीज, दीज आर मेटल्स। फिर कॉन्स्टेंटन, एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड निकल, मैंगनीन, अलॉय ऑफ कॉपर, मैंगनीज एंड निकल, नाइक्रोम, अलॉय ऑफ निकल, क्रोमियम, साथ में मैंगनीज और आयरन भी लगा हुआ है थोड़ा थोड़ा, उन सब का रेजिस्टिविटी यहाँ पे। नाउ यू कैन कंपेयर कि दिस इज द रेजिस्टिविटी इन ओम मीटर ऑफ ऑल द कंडक्टर्स विच आर द मेटल्स एक्चुअली, उन सब की रेजिस्टिविटी देखो 10 टू द पावर -8 की रेंज में है, केवल एक मैंगनीज को छोड़ करके। हाँ, मैंगनीज की रेजिस्टिविटी बढ़ गई। अभी मैंगनीज के नीचे आप देखो तो अलॉयज हैं, कॉन्स्टेंटन 10 टू द -6, 10 टू द -6, 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -6 अगर है तो 10 टू द पावर -8 से 100 टाइम्स ज़्यादा है ना, यानी कि इनकी रेजिस्टिविटी बढ़ गई है। इंसुलेटर्स, ग्लास, रबर, एबोनाइट, डायमंड, पेपर, देखो प्लस में 10 टू द पावर 10 से 10 टू द पावर 14 की रेंज में ग्लास की रेजिस्टिविटी है, 10 टू द पावर 13 से 10 टू द पावर 16 की रेंज में हार्ड रबर की रेजिस्टिविटी है, पेपर की जो ड्राई पेपर होता है 10 टू द पावर 12 उसकी रेजिस्टिविटी है। तो रेजिस्टिविटी कम या ज़्यादा होने का मतलब क्या हुआ कि हमने कहा कि R इक्वल टू रो L अपॉन ए, है ना, R इक्वल टू रो L अपॉन ए। अगर रो का वैल्यू ज़्यादा है तो R का वैल्यू ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? होगा ना। फॉर अ गिवन लेंथ ऑफ द वायर एंड एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, अगर रो का वैल्यू ज़्यादा होगा तो R का वैल्यू भी ज़्यादा होगा, है ना। इस बात का क्या मतलब हुआ? फॉर अ गिवन L एंड A, कि अगर आपने समझो कॉपर का आपने वायर लिया हुआ है, उसी लेंथ का वायर आपने आयरन का ले लिया, उसी का आपने मैग्नीन का ले लिया, और वैसा एक वायर आपने रबर का बना दिया। समझो, इमेजिन करो कि आपने रबर का भी वायर बनाया हुआ है, तो
रबर के लिए रेजिस्टिविटी का वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है, रेजिस्टिविटी का वैल्यू ज़्यादा है, तो R इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए का वैल्यू ज़्यादा होगा, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो सारे वायर्स की, चाहे कॉपर का हो, चाहे वो कॉन्स्टेंटन का हो, चाहे वो रबर का हो, सबके लिए बराबर है। हाँ, रो का वैल्यू ज़्यादा होगा तो R का वैल्यू ज़्यादा होगा कि नहीं होगा। और ओम्स लॉ कहता है V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू वी अपॉन आर। फॉर अ गिवन वोल्टेज, एक बैटरी लगा रखी है आपने 6 वोल्ट की, तो 6 वोल्ट फिक्स हो गया वोल्टेज उसका, हाँ, कि इतना ही पोटेंशियल डिफरेंस मिलने वाला है, इतना ही वोल्टेज मिलने वाला है सोर्स ऑफ एनर्जी से। फॉर अ गिवन V, अगर R का वैल्यू ज़्यादा है तो I का वैल्यू कम होगा कि नहीं। I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ V। तो R का वैल्यू ज़्यादा होगा तो I का वैल्यू, जाहिर है हमने पहले ही कहा था कि रेजिस्टेंस इज द टेंडेंसी ऑफ द कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज, और I इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो अगर आप R का वैल्यू बढ़ा दोगे तो आप टेंडेंसी ऑफ द वायर टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज बढ़ा रहे हो ना। तो रबर का अगर रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, हाँ, बहुत ज़्यादा है, तो उसका R भी बहुत ज़्यादा होगा। R अगर बहुत ज़्यादा होगा तो I फिर उसमें चार्ज उसमें पास ही नहीं होगा, करंट यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विल बी जीरो। हाँ, हम नेग्लिजिबल बोल सकते हैं, मतलब कि रबर इज एन इंसुलेटर बिकॉज इट्स रेजिस्टिविटी इज वेरी हाई। एंड कॉपर एंड सिल्वर आर द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट हैज द लीस्ट रेजिस्टिविटी। उसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम है। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर की रेजिस्टिविटी सबसे कम है, उससे कम किसी की भी नहीं है। तो उससे जो वायर हम बनाएंगे ऑफ द सेम लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब आप समझ लो थिकनेस, मोटाई, हाँ, तो सेम थिकनेस का और सेम लेंथ का वायर हम लेंगे तो उसका रेजिस्टेंस भी मिनिमम होगा। और रेजिस्टेंस अगर मिनिमम होगा तो उसमें फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ V करंट सबसे ज़्यादा होगा। दिस इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी एक्चुअली इज द टेंडेंसी ऑफ द कंडक्टर, द मटीरियल जिससे कंडक्टर बना है, हाँ, कॉपर, सिल्वर, मर्क्यूरी, एल्यूमिनियम, व्हाटएवर, है ना, हमको सबकी रेजिस्टिविटी दी हुई है यहाँ पे। जिसकी रेजिस्टिविटी कम है वो अच्छा कंडक्टर है, जिसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है वो अच्छा कंडक्टर नहीं है। सिंपल, समझ में आने वाली बात है। अब आप देखो कि इससे हमको थ्योरी में और न्यूमेरिकल में क्या क्या मिलने वाला है। तो आप, है ना, ये देख लो कि रेजिस्टिविटी जो है उसमें तो न्यूमेरिकल तो मैं करवा दूंगा अभी आपको, इसको छोड़ो। दिस इज योर पेज नंबर 206। है ना, इसमें ये लिखा हुआ है आपका फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। तो हम जो बातें कर रहे हैं वो सब यहाँ पे आ रही हैं, है ना। अब ये सारी एक बार आप रीडिंग कर लेना, तो जो बातें हम लिख रहे हैं वो सब बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। ये आप स्पेसिफिकली अंडरलाइन कर लो या हाईलाइट कर लो जैसे आप करते हो। क्या कि द रेजिस्टिविटी of an alloy is generally higher than that of its constituent metals, है ना। तो alloys do not oxidize readily at high temperatures. For this reason they are commonly used in electrical heating devices like electric iron, toasters etc. ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि हीटिंग डिवाइसेस में alloys क्यों यूज़ किए जाते हैं, अलॉयस का वायर क्यों यूज़ किया जाता है उसका सर्किट बनाने के लिए। तो हम क्या कहते हैं कि अलॉयस डू नॉट ऑक्सीडाइज और डू नॉट बर्न रेडिली एट हाई टेम्परेचर्स। हाँ, टंगस्टन इज यूज्ड, ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात यहाँ लिखी है, टंगस्टन इज यूज्ड ऑलमोस्ट
exclusively for filaments of electric bulbs, whereas copper and aluminium are generally used for electrical transmission lines. है ना, ये सब बातों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं थ्योरी के. न्यूमेरिकल तो मैं करवा दूंगा अभी आपको. ठीक है, ये बातें याद रखना. टंगस्टन क्यों यूज किया जाता है एज अ फिलामेंट? क्योंकि अब टंगस्टन का आप देखो कंपेरेटिवली कॉपर के या सिल्वर के कंपैरिजन में उसकी रेजिस्टिविटी थोड़ी सी ज़्यादा है. हाँ, लेकिन टंगस्टन के साथ में क्या है कि टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज़ वेरी हाई. तो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होने की वजह से वो मेल्ट नहीं होता, और उसका वो जब हाई हीटिंग पॉइंट जब आ जाता है, उसका मतलब जब उसको उसमें से करंट पास होता है तो हीटिंग इफेक्ट की वजह से वो हीट इमिट करने लगता है, साथ में थोड़ी लाइट भी इमिट करता है. लाइट कम होती है, हीट ज़्यादा होती है, सही बात है. फिलामेंट वाला जो बल्ब है वो एनर्जी वेस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, लेकिन हीट करने के हिसाब से नहीं, वो लाइट एमिट करता है. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. लाइट एमिट भी करे और हाई टेम्परेचर पर वो मेल्ट भी ना हो, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, इस वजह से हम टंगस्टन को यूज़ करते हैं उसके लिए. कॉपर वायर, सिल्वर वायर को हम सर्किट्स में यूज़ करना पसंद करते हैं. कॉपर वायर को ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि सिल्वर महंगा होता है ना. कॉपर वायर, सिल्वर वायर दोनों के लिए एक ही बात कही जा सकती है कि दोनों की रेजिस्टिविटी इतनी कम है कि दे आर द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. हाँ, सिल्वर नंबर 1, कॉपर नंबर 2, लेकिन कॉपर ज़्यादा यूज इसलिए होता है क्योंकि सस्ता पड़ता है. सिंपल बात. तो हम अपनी बात कंटिन्यू करते हैं कि यहाँ से हमने तीसरा पॉइंट लेना है. हमने 2 पॉइंट लिए थे, मैं याद दिला दूँ आपको. हमने कहा था पहला R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, दूसरा कहा था यानी लेंथ जितनी ज़्यादा हो, दूसरा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. जितना ज़्यादा एरिया यानी जितना थिक वायर उतना ही कम रेजिस्टेंस. अब तो तीसरी बात यहाँ से आई है, नेचर. रेजिस्टेंस ऑल्सो गेट्स अफेक्टेड बाय नेचर ऑफ द मटीरियल with which the conductor is made. क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि आपने कॉपर से बनाया कि सिल्वर से बनाया कि एल्यूमिनियम से बनाया कि आयरन से बनाया, क्या मटेरियल यूज किया उस पर भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस. अगर आपने कोई लो रेजिस्टिविटी वाला मटेरियल यूज किया है तो फिर आपका रेजिस्टेंस भी लो होगा, और अगर रेजिस्टिविटी ज़्यादा हो गई तो फिर रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा. R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो. एंड द फोर्थ इज टेम्परेचर. हाँ, टेम्परेचर का अगर फ्लक्चुएशन होगा तो उससे रेजिस्टेंस बढ़ता है. मतलब टेम्परेचर बढ़ता है तो वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स विद विच द वायर इज मेड, वो पार्टिकल्स यानी एटम्स वाइब्रेट करने लगेंगे अपनी प्लेसेस पे, और इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में प्रॉब्लम आएगी. तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो थोड़ा बहुत रुकेगा और ज़्यादा, यानी रेजिस्टेंस बढ़ेगा. तो रेजिस्टेंस टेम्परेचर से भी अफेक्टेड होता है. दीज आर द 4 फैक्टर्स which directly affect the resistance of a wire. Number 1, length. R is directly proportional to L. Number 2, area of cross section. R is inversely proportional to area of cross section. Number 3, the nature of the conductor, यानी रेजिस्टिविटी की हम बात करेंगे. रेजिस्टिविटी जितनी कम होगी रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, रेजिस्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस भी उतना ही ज़्यादा होगा. एंड नंबर 4 इज द टेम्परेचर. दैट इज़ द रीज़न वाई इन ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट हमने कहा था कि देखो इसका जो वो है प्लग है उसको स्विच ऑफ रखो जिस समय आप रीडिंग नहीं ले रहे हो. जब आपने रीडिंग लेनी है उस समय उसको स्विच ऑन करो, रीडिंग आ जाए नोट करो, बंद कर दो, नहीं तो वायर गर्म हो जाएगा. आप लगातार स्विच ऑन रखोगे उसको तो लगातार करंट पास होता रहेगा और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से वायर हीटेड अप हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और फिर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I साबित करने में प्रॉब्लम होगी. क्योंकि ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट हमको ये शो करता है कि फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ V I उसी प्रोपोर्शन में बढ़ता है. V आप जैसे जिस प्रोपोर्शन में बढ़ाते जाओगे I उसी प्रोपोर्शन में बढ़ता है. तो V और I का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए, दैट इज इक्वल टू R, है ना. वो गड़बड़ हो जाएगा अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रखोगे
तो अब यहाँ पे हमको फ्रॉम द फॉर्मूला R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, यहाँ से क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं कि जैसे समझो क्वेश्चन पूछा गया कि a wire of resistance say 2 ohm is stretched to double stretched to double, calculate the new value or changed value of the resistance. नई वैल्यू क्या होगी रेजिस्टेंस की? पहले रेजिस्टेंस R इक्वल टू रो एल अपॉन ए वॉज इक्वल टू 2 ओम. दिस इज गिवन. अभी वो कह रहे हैं कि लेंथ स्ट्रेच करके डबल कर दी, यानी L डैश जो है वो 2L, पहले लेंथ L थी तो अभी 2L हो गई है. एक बात. अब जब लेंथ डबल हो जाती है तो एरिया हाफ हो जाता है, लेकिन ये बात हमको प्रूव करना पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है. क्वेश्चन में अगर गिवन है तो हम डायरेक्ट लिख देंगे कि ए डैश इक्वल टू ए बाई 2. बट यहाँ क्योंकि गिवन नहीं है, यहाँ गिवन ना हो, ऐसा स्ट्रेट क्वेश्चन हो, तो उसमें आपको इसे प्रूव करना पड़ेगा. कैसे प्रूव करेंगे कि हम कहते हैं कि भाई जो वायर था वो पहले उसकी लेंथ थी L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था A. ठीक है. इन दोनों का अभी यहाँ पे L को हम इसको हम एक सिलेंडर मान लें अगर, तो L इज इक्वल टू H. एरिया इज एरिया, दैट इज पाई आर स्क्वायर, हमने पहले ही बताया था आपको. हाँ, अब आपको ये पता है कि द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर H. तो हम पाई आर स्क्वायर की जगह पर A लिख सकते हैं और H की जगह पर L लिख सकते हैं. तो यानी वॉल्यूम इज इक्वल टू A इंटू एच इज इसे ये वॉल्यूम है ना, इसको पोटेंशियल डिफरेंस मत समझ लेना आप लोग, है ना. कुछ लोग ऐसा कंफ्यूज हो जाते हैं. ठीक है, मैं इसको स्मॉल v बना देता हूँ ऐसा. ठीक है ना, डोंट गेट कंफ्यूज्ड. दिस इज नॉट पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज नहीं है ये, वॉल्यूम है. मैथ्स पढ़ा है ना आपने, पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम होता है, पता होगा आप लोगों को, है ना. तो पाई आर स्क्वायर इज ए, एच इज इक्वल टू एल, ए इंटू एल. अब जब आप स्ट्रेच करके इसको डबल करो, ट्रिपल करो, जो मर्जी करो, वॉल्यूम डज नॉट चेंज. लेंथ बढ़ जाएगी तो एरिया उसी प्रोपोर्शन में कम हो जाएगा, इसलिए वॉल्यूम डज नॉट चेंज, वॉल्यूम रिमेन्स द सेम. तो हम लिखते हैं कि नया वॉल्यूम और पुराना वॉल्यूम बराबर है. वी डैश इज इक्वल टू वी, ऐसा बोल सकते हैं, वी डैश इक्वल टू वी. हाँ, अगर वी ए इंटू एल है तो वी डैश क्या होगा, ए डैश इंटू एल डैश, ये बोल रहे हैं. तो एल डैश क्या है, ए क्या है, वो हम देखें. कि ए डैश इंटू एल डैश इक्वल टू ए इंटू एल, है ना. ये बात क्लियर, मतलब वी डैश जो है हमारा वो उतना ही है जितना हमारा वो होगा. तो उस हिसाब से आप देखो कि ए डैश का वैल्यू क्या लिखा जा सकता है. हम कह रहे हैं कि ये हमें गिवन होता तो a बाई 2 होता, हम इसको डिराइव कर रहे हैं कि ये a बाई 2 ही हो. a डैश इक्वल टू a इंटू एल अपॉन एल डैश लिख सकते हैं ना. और हमें ये कहा गया है कि एल डैश इज 2L.
एल डैश इज 2L हमने लिखा हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है, तो हम इस एल डैश की जगह 2L लिख सकते हैं। तो L से L कैंसिल हो जाएगा, तो a/2 हो गया ना। तो a डैश इक्वल टू a/2 प्रूव हो गई बात, है ना। हम ये लिख सकते हैं a डैश इक्वल टू a/2। दो बातें लिख दी हमने, एक तो L डैश इक्वल टू 2L और दूसरा लिख दिया हमने a डैश इक्वल टू a/2। वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, तो लेंथ जितनी बढ़ेगी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उतना ही कम हो जाएगा, और पाई आर स्क्वायर एच का वैल्यू यानी a इंटू एल का वैल्यू डज नॉट चेंज। ठीक है, ये कंसेप्ट हमारा है। तो अब क्वेश्चन पे आ जाओ। वायर ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम, वो हमने कहा कि R इक्वल टू रो एल अपॉन ए इक्वल टू 2 ओम इज गिवन, स्ट्रेच टू डबल। तो अब नया रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो, तो उसके लिए हमने कहा कि R डैश इक्वल टू रो एल डैश अपॉन ए डैश। एल डैश इज व्हाट, 2L, तो यहाँ पे 2L लिख दें एल डैश की जगह। ए डैश क्या है, a/2, तो ये a/2 लिख दें। तो 2 इंटू 2 4, R डैश इक्वल टू 4 इंटू रो एल अपॉन ए। लेकिन रो एल अपॉन ए का वैल्यू तो 2 ओम है, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो R डैश इक्वल टू 4 इंटू 2 यानी 8 ओम। लेंथ के डबल होने से रेजिस्टेंस डबल होगा, एरिया के हाफ होने से भी वो डबल हो जाएगा। तो डबल इंटू डबल यानी 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स R। यदि हमको यहाँ पे R का वैल्यू 2 ओम नहीं दिया हुआ होता तो हम लिखते R डैश इक्वल टू 4R। तो हमेशा याद रखो, जरूरी नहीं आपको क्वेश्चन ऐसे ही मिले। हाँ, हो सकता है कि वो आपको ये बोले कि वायर ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम इज स्ट्रेच्ड टू ट्रिपल और स्ट्रेच्ड 4 टाइम्स। वो जितना टाइम्स उसको खींच दे, L डैश 3L भी हो सकता है, 4L भी हो सकता है। अगर L डैश 3L होगा तो A डैश a/3 होगा, L डैश 4L होगा तो ये a/4 होगा, L डैश 5 टाइम्स बढ़ा दिया जाएगा 5L होगा तो ये a/5 होगा। देख लो होगा कि नहीं होगा। A डैश इंटू ये बात हमेशा रहेगी, तो A डैश का वैल्यू हमेशा A इंटू एल अपॉन एल डैश होगा, और L डैश का वैल्यू अगर आप यहाँ पे 5L कर दोगे तो L से L कट के ये a/5 हो जाएगा। इसको 3L कर दोगे, 3 टाइम्स बढ़ा दोगे तो ये L और L कट के a/3 हो जाएगा। समझ में आ गई बात? कितना भी टाइम्स कर दे घबराओ मत क्वेश्चन से। L डैश इक्वल टू 10L होगा तो A डैश इक्वल टू a/10 होगा। ये आपको मैंने बता दिया कैसे, इस बात को दिमाग में सेट कर लो, है ना, हर क्वेश्चन में काम आएगा। दूसरी बात ये हो सकती है कि वो हमको बोले, चलो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ फिर से, हमें क्वेश्चन थोड़ा सा बदल के दे दें कि हम सेम क्वेश्चन ले लेते हैं, वहीं से। ये हमारा क्वेश्चन है। ये हमारा समझो क्वेश्चन हो गया। इसमें हमें ये बोला जा रहा है कि अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम इज स्ट्रेच्ड टू डबल। तो मैं स्ट्रेच्ड टू डबल के बजाय मैं क्या कर दे रहा हूं इसको, मैं स्ट्रेच्ड टू डबल के बजाय मैं कह रहा हूं कट टू हाफ, कट टू हाफ। क्वेश्चन बदल दिया, यानी R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए इज इक्वल टू
2 ओम, L डैश इज इक्वल टू L/2, वहाँ पे था 2L, यहाँ था L/2, आधा कर दिया। A डैश विल नॉट चेंज, क्यों? क्योंकि आपने वायर को काटा है, वायर को स्ट्रेच करते थे तब तो उसका एरिया पतला होता था। आप एक रबर बैंड खींच के देखो, आपको आइडिया लग जाएगा कि रबर बैंड को खींचते हैं तो वो पतला हो जाता है, लेकिन काटते हैं तो वो मोटा थोड़ी हो जाता है ना। काटने से क्या लेना देना उसके थिकनेस का, तो थिकनेस विल नॉट चेंज, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल रिमेन द सेम इफ यू विल कट द वायर टू हाफ और 1/3 और 1/4 व्हाटएवर। तो आपका R डैश कैलकुलेट करना कितना है, ये हमको क्वेश्चन पूछा गया। तो हम कहते हैं कि R डैश इक्वल टू रो L डैश अपॉन A डैश। A डैश तो उतना ही है जितना पहले था, लेकिन L डैश इज L/2। A डैश की जगह A लिख दिया हमने, है ना। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ इंटू रो L अपॉन A, और रो L अपॉन A का वैल्यू तो 2 ओम है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हाफ इंटू इसकी जगह पे 2, यानी जस्ट 1 ओम। यदि हमको इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ होता तो हम रो L अपॉन A की जगह R लिखते, हम लिखते हाफ इंटू R और R/2, क्योंकि यहाँ पे R का वैल्यू 2 था तो 2/2 1 हो गया। यानी जब लेंथ को हाफ कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाता है। ये तो हमने पहले ही देख लिया कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। लेंथ जितनी बढ़ेगी जितनी कम होगी, ये भी उतना ही कम ज़्यादा होता रहेगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जब वायर को कट किया जाता है तब चेंज नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना। तो आपके जो सॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं, ये सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं रेजिस्टेंस वाले, है ना। इनको आप एक बार देख लो, कल मैं इसको सिंप्लीफाई करके करवा दूंगा पहले, और उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स पे, है ना। रजिस्टर्स का कंसेप्ट पढ़ेंगे। रजिस्टर्स हमने पहले भी कहा था कि रजिस्टर इज अ कंडक्टर ऑफ अप्रिशिएबल रेजिस्टेंस, तो उसके बारे में बात करेंगे, उसके कॉम्बिनेशंस की इंपॉर्टेंस समझेंगे और उसके कॉम्बिनेशंस के तरीके देख करके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही लगता है मेरे को तो इलेक्ट्रिसिटी में हमेशा, कि कॉम्बिनेशन के डायग्राम बना करके और फिर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, है ना। आपका सैम्पल पेपर भी आ गया, तो सैम्पल पेपर में भी आप देखोगे इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे कॉम्बिनेशन वाले, तो आप उसको बहुत ध्यान से पढ़ना। कल की क्लास में हम ये बात शुरू कर देंगे, ठीक है। थैंक यू।